हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु एकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी परमाणु भार कैसे निकालते हैं। आज इस क्लास में अपने बात करेंगे कि मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है। मोलों की संख्या, या ये कह सकते हैं किसकी बात कर रहे हैं अपने, मोल अवधारणा की। अब ये क्या होती है मोल अवधारणा, वो देखो भाई। मोल अवधारणा क्या होती है? मोल अवधारणा सबसे पहले तो बात यह आती है कि जरूरत क्यों पड़ी अपने को। तो देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, तो जैसे मान लो मैंने ये अभिक्रिया लिखी CH4 प्लस O2 इक्वल्स टू CO2 प्लस H2O। इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो ये इस तरह से क्या होगी, संतुलित अभिक्रिया होगी। अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक। यहाँ आगे क्या लगा रखा है, दो। यहाँ क्या लगा हुआ है, एक। यहाँ क्या लगा हुआ है, दो। आपने 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में ये अभिक्रिया संतुलित करनी जरूर सीखी होंगी, जहाँ पर अपने क्या कहते हैं कि जितने अभिकारक लिए उतने क्या बनने चाहिए, उत्पाद बनने चाहिए। कहने का मतलब अभिकारक में जितने परमाणु लिए उत्पाद में भी उतने ही परमाणु होने चाहिए, परमाणुओं की संख्या कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये जो आगे संख्याएं आ रही है ना, ये वाली, इन संख्याओं को तो बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। रस समीकरण, रस समीकरण मितीय गुणांक, या इसको क्या बोलते हैं, स्टोइक्योमेट्रिक गुणांक। स्टोइक्योमेट्रिक गुणांक इनको कहा जाता है। अब बेसिकली ये क्या होते हैं, संख्या बता रहे होते हैं। किसकी संख्या है ये वास्तव में? ये है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कह सकते हो इसको, या इसको क्या कह सकते हो, अणु या परमाणु की संख्या भी कह सकते हो। अणु या परमाणु की संख्या भी इनको कह सकते हैं। देखो, क्योंकि जिसमें मोलों की संख्या समान होती है उसमें अणु और परमाणुओं की संख्या समान अपने आप हो जाती है। अब जैसे मैंने एक समीकरण लिखी, अब इस समीकरण में देखो मैं कह रहा हूँ भी 1 मोल CH4 का है, या एक अणु CH4 का है, दो अणु जो ऑक्सीजन के हैं, जिससे एक अणु CO2 का और दो अणु जो जल के मिले। अब अगर आप देखो ना, तो अणु का आकार जो होता है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखो कि अगर मैं 1 ग्राम चीनी ले रहा हूँ, कितनी, 1 ग्राम चीनी ले रहा हूँ ना, 1 ग्राम क्या ले रहे हैं अपने, चीनी भी अगर ले रहे हैं, तो इसमें भी कम से कम जो है 10 की पावर 20 अणु होंगे। क्या इतने अणु अपने गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। और जब तक अणुओं की गिनती नहीं होगी या अणुओं की संख्या का अपने को अंदाजा नहीं होगा, तब तक अपने रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है कि कितने अणु भाग ले रहे हैं, कितने अणु बढ़ रहे हैं, कितने अणु बाहर निकल रहे हैं, या कितने अणु भाग नहीं ले रहे हैं, कितने अणु अभिक्रिया नहीं कर रहे। तो अपने को अणुओं की संख्या ज्ञात करनी होती है। क्या ज्ञात करनी होती है? अणुओं की संख्या। लेकिन इसमें समस्या है क्या, कि अणुओं की संख्या जो ज्ञात करनी होती है उनको गिनना जो है वो व्यवहारिक नहीं है। इनको गिनना व्यवहारिक नहीं है। सीधी सी बात, अभी कैसे गिनेंगे अपने, 10 की पावर 20 अणु है 1 ग्राम चीनी में। वहीं अगर 1 किलो चीनी ले आए तो ये संख्या गिननी क्या हो जाएगी, लगभग असंभव हो जाएगी। तो फिर क्या होता है कि अपने को एक ऐसा तरीका निकालते हैं जिसके कारण अपने को अणुओं की संख्या गिननी ना पड़े, और बिना गिने ही अपने को अणुओं का संख्या का लगभग क्या हो जाए, अंदाजा लग जाए। तो इसी चीज का अपने कह सकते हैं तोड़ निकाला गया किस अवधारणा से, मोल अवधारणा से। इस अवधारणा से इस समस्या का निदान किया गया मोल अवधारणा से। मोल अवधारणा होती क्या है उसको समझने के लिए अपने एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अपने पास 4 फ्रूट्स हैं, चारों जो है वो एक एक, या मान लो 5-5 किलोग्राम ले रखे हैं अपने। 5 किलोग्राम ये है, ये भी 5 किलोग्राम है, ये भी 5 किलोग्राम है, और ये भी क्या है, 5 किलोग्राम। मैंने बाहर सारों का क्या लिया है, बराबर लिया है। अब आप ये मान लो कि मैंने ये 5 ग्राम जो है वो क्या ले रखे हैं, अंगूर ले रखे हैं। क्या ले रखे हैं, अंगूर। और यहाँ पर मैंने 5 ग्राम जो, सॉरी 5 किलोग्राम या 5 किलो जो है वो उससे थोड़े बड़े फल ले लिए। मान लो ये अपने ले लिए चीकू ले लिए, मान लो क्या ले लिए, चीकू। और 5 किलो ही अपने जो है कोई और फ्रूट ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, खरबूजा जो होता है,
इसके एग्जाम्पल ले लिए खरबूजे का, और 5 किलो जो है अपने आप क्या रख लेते हैं, तरबूज। क्या रख लिया, तरबूज। अब देखो कि मैंने बाहर तो चारों का क्या लिया है, बराबर लिया है। बाहर तो चारों का क्या लिया है, बराबर लिया है, लेकिन संख्या बराबर नहीं है। क्या चारों के बाहर तो क्या है, बराबर, यानी बाहर तो क्या हो गया, समान हो गया, लेकिन जो तीनों की संख्या है वो बराबर है क्या, संख्या समान नहीं है। संख्या समान नहीं है। संख्या समान नहीं है इसका मतलब क्या है कि संख्या अलग अलग है। बार अलग समान होते हुए भी संख्या क्या हो गई, अलग अलग। सेम कहानी होती है अणुओं के साथ, कि अगर मैं 1 ग्राम या मान लो 10 ग्राम, कि 10 ग्राम मैं मात्रा ले रहा हूं, कौन कौन सी, मान लो 10 ग्राम मैंने जल ले लिया, 10 ग्राम ये अपने मान लेते हैं मैंने क्या ले लिया, H2SO4, ठीक है, और 10 ग्राम मैंने ग्लूकोज ले लिया C6H12O6, और 10 ग्राम ही मैंने चीनी ले ली कितनी, C12H22O11। अब H2 अणु सबसे छोटा है तो इसकी संख्या क्या होगी, ज्यादा, संख्या क्या होगी, ज्यादा। इसकी कंपैरेटिवली क्या होगी, कम। इसकी संख्या क्या हो जाएगी, और ज्यादा कम। और इसकी संख्या जो होगी वो क्या होगी, सबसे कम। क्यों, क्योंकि अणु क्या है, बड़ा है। तो अपने को एक बात तो समझ में आ गई कि अगर मैं मात्रा समान ले रहा हूं ना, अगर अपने कोई भी अलग अलग तत्वों की या यौगिकों की मात्रा अगर मैं समान भी ले रहा हूं ना, तो इस बात का कोई अपने ये कह सकते हैं कि गारंटी नहीं है कि उसमें अणुओं की संख्या भी क्या आएगी, समान आएगी। यानी हो सकता है अणुओं की संख्या समान हो सकता है अणुओं की संख्या समान ना हो। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए ही जिस अवधारणा को लाया गया उस अवधारणा को क्या कहते हैं, मोल अवधारणा। अब सूत्र कैसे निकाला जाता है, मोल की संख्या कैसे निकाली जाती है वो देखो। तो मोल का सूत्र होता है पदार्थ की मात्रा, क्या होता है, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार। अणुभार देखो निकालना अपने पिछली क्लास में सीखा था, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाकर उनको जरूर देख लीजिए। उसके लिंक जो आपको टेलीग्राम चैनल पर और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो पदार्थ का अणुभार, और जो सूत्र आपको वैसे याद रखना है मोल का, वो रखना है ग्राम बटे अणुभार, ग्राम बटे अणुभार। अब यहाँ पे देखो ये जो पदार्थ की मात्रा दे रखी है ना, वो किस में है, ग्राम में है, किलोग्राम में नहीं है। और वैसे मोलों की संख्या को दर्शाते हैं किससे, N से। ग्राम को लिख देंगे ग्राम, अणुभार को किससे लिख देंगे, W से। तो इसमें यहाँ पर अगर अपनी बात करें तो मोलों की संख्या किससे दर्शाया जा रहा है, N से। ग्राम ये GW हो ही गया, GM हो ही गया, और अणुभार को किससे दर्शाया जाता है, W से। भी कैसे करते हैं वो देखो। तो पता लगा कि अपने को मोलों की संख्या क्यों निकालनी है, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया का अध्ययन करने के लिए उसमें भाग लेने वाले अणुओं या परमाणुओं की संख्या का अपने को पता होना चाहिए। अब वो संख्या गिनना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि उसमें तो अरबों खरबों की संख्या में जो होते अणु होते हैं वो कैसे गिनेंगे अपने। अगर वो गिनने बैठ गए तो फिर अभिक्रिया का अध्ययन कब किया जाएगा। तो फिर क्या होता है कि एक ऐसा नया सूत्र निकाला जाता है या एक नया तरीका निकाला जाता है जिसकी सहायता से क्या होता है कि अपने सिर्फ उसकी मात्रा को तोलकर ये बता सकते हैं कि इसमें लगभग अणुओं की संख्या कितनी होती है, और वो कितनी होती है वो भी अपने बात करेंगे आगे। चलो पहले मोलों की संख्या निकालना सीखते हैं, अपने मोलों की संख्या होती क्या है। अब जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको क्या, कि 10 ग्राम जल में मोल की संख्या बताओ कितनी होगी। 10 ग्राम जल लेना है और उसमें मोलों की क्या बतानी है, संख्या। तो देखो सबसे पहले मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, मोल बराबर होता है ग्राम बटा में अणुभार। तो यहाँ से ग्राम में मात्रा तो दे रखी है उसने कितनी, 10। अणुभार नहीं है तो अणुभार निकाल लेते हैं अपने। किसका निकालेंगे, जल का, क्योंकि जल के मोल निकालने अपने को। तो H2O यानी कि 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन 8 पे आता है 16, 16 और 2 कितने हो गए, 18। तो ये आ गया अणुभार किसका, जल का।
ग्राम में मात्रा उसने ऑलरेडी दे रखी है, तो मोलों की संख्या क्या आ जाएगी देखो 10/18। 10/18 यानी कि इसको 2 के पहाड़े से काट देंगे 5/9। ये क्या आ गई मोलों की संख्या। क्या आगे बच्चों ध्यान देना, मोलों की संख्या आगे किसमें 10 ग्राम जल में। ठीक है, इसी तरह अपने और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि 9 ग्राम एसिटिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल में मोलों की संख्या बतानी है अपने को भी कितनी होती है। तो मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, ग्राम बटे अणु बार। ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है 9, अणु बार अपने को पता नहीं है। तो एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है देखना, CH3COOH। तो इसमें क्या आ जाएगा देखो, एक कार्बन है इधर, तो कार्बन का हो गया 12, उसके बाद में 3 हाइड्रोजन का 3 प्लस फिर कार्बन आ गया तो 12, फिर एक ऑक्सीजन 16, फिर एक और ऑक्सीजन 16, फिर एक हाइड्रोजन। इनको जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 60। क्या हो गया 60। तो यहाँ से मोलों की संख्या क्या आ जाएगी फिर, ग्राम बटे अणु बार यानी 9/60। 3 के पहाड़े से काट दो इसको, या 3 के पहाड़े से काटेंगे 3 तिया 9, 20 तिया 60। ये क्या आ गई मोलों की संख्या। इसी तरह और एग्जाम्पल कर सकते हैं अपने। मैंने जैसे कहा कि 120 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या बताओ भाई कितनी होगी। तो पहले तो इसका अणु बार निकालना होगा अपने को H2SO4 का। तो अणु बार कैसे निकालेंगे, चाहे इधर से लग जाओ या इधर से लग जाओ। तो पहले 2 हाइड्रोजन है, उसके बाद में एक सल्फर है, और फिर 4 क्या है ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस एक सल्फर का कितना हो गया, सल्फर 16 नंबर पे आता है तो 32 प्लस 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है तो एक ऑक्सीजन का 16। तो ये कितना हो जाएगा देखो 64 और 34 हो गया ये 98, यानी अणु बार कितना आ गया 98। तो मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, ग्राम बटा में अणु बार। ग्राम कितना है 120 ग्राम, और ये कितना है 98। तो 2 के पार्ट से काट देंगे इसको 60/49। ये क्या आ गया मोलों की संख्या। इसी तरह से अपने को मोलों की संख्या निकालनी है, चाहे किसी भी तत्व का दे रखा हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बस अपने को अणु बार निकालना है और जो मात्रा दे रखी है। इसी तरह मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि 90 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या बताओ कितनी होगी। तो मोलों की संख्या कितनी होगी देखो, मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, ग्राम बटा में अणु बार। अब ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है 90। अब यूरिया का सूत्र नहीं पता, सूत्र नहीं पता तो अपने अणु बार नहीं निकाल सकते। यूरिया का सूत्र क्या होता है NH2CONH2। तो अणु बार इसका देखो क्या आएगा, एक नाइट्रोजन है प्लस नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा देखो 14, उसके बाद में 2 हाइड्रोजन का 2, एक कार्बन का 12, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है 16, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है फिर 14, फिर 2 हाइड्रोजन का 2। देखो पहले नाइट्रोजन का 14, फिर 2 हाइड्रोजन का 2, फिर एक कार्बन का 12, फिर एक ऑक्सीजन का 16, फिर एक नाइट्रोजन का 14, फिर एक हाइड्रोजन का 2। ये कितना हो गया देखो, ये हो गया अपने 60। कितना हो गया 60, यानी यूरिया का अणु बार कितना आ गया 60 आ गया। तो मोलों की संख्या कितनी आएगी देखो, ग्राम बटा में अणु बार। तो ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है 90, अणु बार कितना है 60। 90/60 इसको 30 के पहाड़े से काट दो, या पहले 0 से 0 काट दो आप। तो कितना हो गया 9/6। 9/6 यानी 3/2। टन का मान 3/2, इसको पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये 1 पॉइंट क्या हो गया 5। ये क्या आ गई मोलों की संख्या। इसी तरह से अपने और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने ऑक्जेलिक अम्ल लिया, मैंने कहा कि 70 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, 70 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल में मोलों की संख्या बताओ भी कितनी होगी। तो पहले तो अपने को ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए, ये क्या होता है
COOH COOH, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है COOH की ट्वाइस, या ऐसे भी लिखा जा सकता है H2C2O4। तीनों ही किसके सूत्र हैं? ऑक्जेलिक अम्ल के। अब इसका अणु बार निकालेंगे, कितना आएगा देखो, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, प्लस 2 कार्बन का कितना होगा, एक कार्बन 6 नंबर पे आता है तो अणु बार कितना हो गया 12, और कार्बन है कितने 2, अणु बार कितना 24, प्लस ऑक्सीजन 16 8 नंबर पे आता है तो अणु बार हो गया 16, और कितने ऑक्सीजन 4, 16 चौका 64, तो ये कितना हो गया देखो 90, कितना हो गया 90। तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है 70, अणु भार कितना हो गया 90, 70/90 यानी 7/9। अगर पॉइंटों में आंसर दिया हो तो अपने भाग दे सकते हैं, बाकी अगर फ्रैक्शन दे रखी है यानी भिन्न संख्या दे रखी है तो ये ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। ये क्या हुई मोलों की संख्या। इसी तरह अपने एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 210 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या क्या होगी, 210 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या क्या होगी। तो पहले तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या हुआ C6H12O6। अणु भार कितना आएगा देखो, एक कार्बन का होता है 12 क्योंकि कार्बन 6 नंबर पे आता है, ये 6 ये वाला नहीं है, ध्यान देना आप, ये 6 लिखा है इसलिए 6 नंबर पे नहीं आता, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो अणु भार कितना हो गया 12। अब एक कार्बन का 12 कार्बन है कितने टोटल 6, तो 12 × 6 हो जाएगा, प्लस 12 हाइड्रोजन का 12, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, कितने नंबर पे आता है 8, तो अणु भार कितना हो गया 16, तीनों को जोड़ेंगे अणु भार कितना आएगा 180। ठीक है, ये अणु भार हो गया। मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, ग्राम बटे अणु भार, ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है 210, अणु भार कितना है 180, 0 से 0 काट दो तो ये कितना आ गया 21/18, यानी कि इसको आगे फिर काट देंगे अपने 3 के पढ़े से, 7 × 21, 6 × 18, यानी जो मोलों की संख्या है वो कितनी आ गई 7/6। ये क्या हो गया मोलों की संख्या। उसके बाद में एक एग्जांपल अपने और कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि आपके पास जो है 20 ग्राम है NaOH, 20 ग्राम NaOH है, इसमें आपको मोलों की संख्या बतानी है। तो बहुत सिंपल है, देखो NaOH का पहले अणु भार निकालो। तो NaOH का अणु भार निकालेंगे, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया ये 40। तो मोलों की संख्या क्या होगी, ग्राम बटा में अणु भार, ग्राम में मात्रा कितनी है देखो 20 ग्राम, अणु भार कितना है 40, तो 0 से 0 काट दो तो n बराबर क्या आ गया 2/4, यानी कि 1/2। तो मोलों की संख्या वास्तव में कितनी आ गई 0.5। इसी तरह से अपने मोलों की संख्या निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी यौगिक के लिए, चाहे वो कितना ही बड़ा या कितना ही छोटा क्यों ना। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको जब मोलों की संख्या दे दी हो, ग्राम में मात्रा पूछ ली हो, जैसे कि क्वेश्चन आ गया, मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 1.2 मोल में NH3 की मात्रा ज्ञात करो, NH3 की मात्रा ज्ञात करो, या मात्रा कितनी होगी, या ये कहें कि 1.2 मोल है तो NH3 का भार कितना होगा, या NH3 का जो मात्रा होगी वो कितनी होगी वो बताना है अपने को। तो सबसे पहले NH3 का अणु भार देखो कितना हो गया, नाइट्रोजन 14, 7 नंबर पे आता है तो अणु भार कितना आ गया 14, प्लस 3 हाइड्रोजन का 3 यानी कि 17। और अपने को पता है मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, ग्राम बटा में अणु भार। मोलों की संख्या उसने खुद दे दी कितनी है 1.2, ग्राम में मात्रा उसने दे नहीं रखी, अणु भार अपने निकाल लिया कितना है 17। तो ग्राम में मात्रा देखो कितनी आ जाएगी, इसका वजन गुणा कर देंगे यहाँ पे एक लगा के बटा में, तो कितना आ गया 1.2 × 17, तो कितना आ गया 17 × 2 = 34, 3 17 और 3 20, यानी कि ग्राम में मात्रा जो है वो कितनी होगी 20.4 ग्राम, किसमें 1.2 मोल में। वही अगर क्वेश्चन ये हो कि 1.2 मोल में NaOH की मात्रा कितनी होगी,
NaOH की मात्रा जो है वो कितनी होगी। तो ये भी बहुत सिंपल है, पहले NaOH का अणु भार देखो भी निकाला था अपने, कितना था 40। तो मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, ग्राम बटा में अणु भार। अब अणु भार तो आ ही गया 40 है, एन कितना दे रखा है 1.2, ग्राम में मात्रा अपने को निकालनी है, अणु भार कितना होता है 40। तो ग्राम में मात्रा कितनी हो जाएगी देखो, 40 इंटू 1.2, तो ये कितना हो गया, बढ़ चुका 48, यानी कि 1.2 मोल में NaOH की मात्रा कितनी होगी 2। देखो ये यहाँ पर भी आंसर ये प्रूव होगी चीज, मैंने मोलों की संख्या क्या ली है, समान ली है। देखो मोलों की संख्या क्या ली है, समान, लेकिन ग्राम में मात्रा क्या आ रही है, अलग अलग यौगिकों के लिए अलग अलग। NaOH की कितनी है 48, और जो NH3 की मात्रा है वो कितनी है। ध्यान देना कि मोलों की संख्या समान है, अगर मोल की संख्या क्या है, अगर समान है, मोलों की संख्या अगर समान है, तो इसका मतलब ये है कि अणुओं की संख्या समान है, अणुओं की संख्या समान है, संख्या समान है, वो किसमें, अलग अलग अणुओं में, अलग अलग अणुओं में भी अणु अलग अलग है लेकिन उनके मोलों की संख्या समान है। तो इसका मतलब है कि उसमें अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। लेकिन मोलों की संख्या अगर समान है, मोलों की संख्या क्या है, समान है अगर, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें भार भी क्या होगा, पदार्थ की मात्रा भी क्या होगी, समान होगी। पदार्थ की मात्रा समान हो, समान हो, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन अप्लाई है भी, अरे अगर अणु अलग अलग है ना, अणु क्या ले रखे हैं अपने, अलग अलग है, कोई दो अलग अलग अणु है, अगर उनमें मोलों की संख्या समान है तो ये जरूरी नहीं है कि उनके जो अपने कहें कि ग्राम में मात्रा है वो भी क्या हो, समान हो, वो अलग अलग हो सकती है, और हो ज्यादातर केसेस में होती है, गिवन कि उनका परमाणु भार समान न हो। अगर परमाणु भार समान आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज मोलों की संख्या अगर समान है तो भी उनके पदार्थ की मात्रा क्या होती है, समान नहीं होती, पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अलग अलग होती है। ये निशान इसी को बता रहा है कि मोल की संख्या समान है, इसका मतलब है पदार्थ की मात्रा समान हो, ये आवश्यक नहीं है, हो भी सकती है कोई दो विशेष अणुओं के लिए, और ज्यादातर में ऐसा होता है कि नहीं भी होती। और एक और बात, इसमें दो बातें ध्यान देना बच्चों, पहली कौन सी, कि नॉर्मल ताप व दाब पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एक मोल गैस का जो आयतन है, एक मोल गैस का आयतन जो होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर, या ये कह सकते हैं 22,400 ml। कितना होता है, एनटीपी पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर यानी सामान्य ताप व दाब पर एक मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर या 22,400 लीटर। लेकिन अगर मैं बात करूं संख्या की, क्योंकि अपने बात तो की थी संख्या की, एक मोल पदार्थ में अणुओं की संख्या कितनी होगी, अणुओं की संख्या कितनी होती है, ध्यान देना, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कि किसी पदार्थ की अगर मैं एक मोल मात्रा ले रहा हूं तो उस पदार्थ के एक मोल में उस पदार्थ के जो अणु है उसकी संख्या कितनी होगी, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो बच्चों आज की क्लास में इतने ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आप हमारी ये क्लास YouTube के अलावा हमारी ऐप पर भी देख सकते हैं, और उस ऐप का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने पिछली वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि
वहाँ पर जो है अपने सीक्वेंस वाइज क्लासें आपको सारी मिल जाएगी। तो तब तक के लिए नमस्ते, पढ़ते रहिए।